चैप्टर का नाम है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या होती है बताओ? तो जहां कहीं भी क्या आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए यहाँ लेकिन हम क्या पढ़ने वाले, नॉन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। इस देखो सबसे पहले क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बंदा काम कर रहा है। दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। ट्रस्ट, फिर क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इसी के साथ ही है, ठीक है। या फिर ये सिंगल सोसाइटी भी है। और यहाँ क्या है, मेगा फर्म्स। लेकिन कुछ चीजें आपने सुनी है, बताओ सबसे पहले क्या सुना, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ उन्होंने पहले बताया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, फिर उसके फायदे बताए, फिर उसके नुकसान बताए, फिर उसके फीचर्स बताए। अब मुझे बताओ बचपन से पढ़ रहे हो, तुम्हारा कॉमर्स का बचपन कब था, 11th, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताए, इसके फायदे इसके नुकसान बताए, ठीक है। तो चलो जो जो चीजें, जल्दी जल्दी आओ। तो यहाँ पढ़ने क्या क्या वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पढ़ने वाले हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशंस। इन्होंने ये क्यों बोला है कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन, एक लास्ट वाला टॉपिक है, एक लास्ट वाला टॉपिक है, दैट वाज मेगा फर्म। मेगा फर्म कवर होगा किसमें, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में, ठीक है। वापस आते हैं, पार्टनरशिप एक्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, मतलब कि आपने कॉर्पोरेट सोसाइटी तो सुना है, कॉर्पोरेट सोसाइटी, जब एक कॉर्पोरेट सोसाइटी एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में बनती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। चलो फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट की बात हो रही है, एक ट्रस्ट बनाना है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का ध्यान रखना है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सोसाइटी भी है ना एक सिंगल, कॉर्पोरेट सोसाइटी बढ़ते हो एक ही जगह बन रहे। यहाँ एमपी में मैंने क्या बनाया, कॉर्पोरेट सोसाइटी, सिंपल कॉर्पोरेट सोसाइटी बनी, ठीक है। अब मैंने एमपी से सोचा कि मैं महाराष्ट्र भी जाऊं गुजरात भी जाऊं, मतलब एक स्टेट से ज्यादा स्टेट अगर मैंने जाने का सोचा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी। तो दोनों के लिए एक्ट अलग अलग है, ठीक है। मल्टी स्टेट बनाना है, अमूल किस में आएगा, मल्टी में आएगा कि सिंगल, मल्टी में, क्योंकि एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में काम हो रहा है उसका, ठीक है। चलिए फिर कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे मेगा फर्म की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय मेगा फर्म, नाम से काम समझो, बड़ा फर्म, ठीक है। सीएससीटी में हमने पढ़ा था, क्या सीएस को अगर सिंगल काम करना है, सिंगल काम कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकता है, एलएलपी बना सकता है, कंपनी बना सकता है, कंपनी नहीं बना सकता, कंपनी नहीं बना सकता, हमेशा याद रखना। फर्म बना सकता है, एलएलपी बना सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं बनाएगा, कंपनी नहीं बनाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इन्होंने मेगा फर्म बोला है, अगर एक सीएस पार्टनरशिप कर रहा है तो किसके साथ कर रहा है, एक दूसरा प्रैक्टिसिंग सीएस के साथ, ठीक है। क्या वो सीए के साथ भी कर सकता है, सीएमए के साथ भी कर सकता है। तो एक लिस्ट थी जो हमने पढ़ी थी, तो वो पूरी लिस्ट में जितने लोगों के साथ हम क्या कर सकते थे पार्टनरशिप फर्म, तो उनके साथ हम क्या बना रहे, मेगा फर्म। मतलब हम एक रूफ के अंदर, वन रूफ के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चा, सारे टास्क सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं। किसी भी कंपनी का हम ए टू जेड काम करके देंगे, इवन अकाउंट से भी रिलेटेड, क्यों, क्योंकि हमारी फर्म में कौन है बच्चा, सीए है, ठीक है। सीएस है, सीए में है, एक्चुरीज है, पढ़ा था ना बहुत सारी लिस्ट थी, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं मेगा फर्म। लेकिन मेगा फर्म्स का मतलब ये नहीं कि वो सारे काम करे, मेगा फर्म्स की भी एक लिमिट होती है, लिमिट होती है। अगर आपने 25 से ज्यादा, मोर देन 25, लैंग्वेज फिर से बोल रही हूँ, क्या लिखा है, मोर देन 25, तो उसे मैं 26 बोल सकती हूँ। अगर आप में कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, 26, दैट मीन्स आप एक मेगा फर्म हो। 10 लोगों की हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उसमें 10 लोग में हम ही लोग हैं बस, सी एस सी एस सी एस, ठीक है। तो क्या ये मेगा फर्म है क्या, नहीं। सबसे पहले तो मेगा फर्म होने के कारण हमको क्या होना चाहिए, मेगा फर्म तब बोला जाएगा जब हमें पार्टनर्स कितने होंगे, मोर देन 25, मतलब 26 होंगे मिनिमम, मिनिमम कितने होंगे, 26 होंगे, तब जाके हमारी एक मेगा फर्म बनेगी। और इस मेगा फर्म में हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि वन रूफ के अंदर हम पूरी की पूरी एक्टिविटीज करें। तो ये पूरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इन्होंने यहाँ पे बस सिंपल सिंपल बातें बोल रखी है। क्या बोल रखा है, मेक अ चॉइस, विल वांट टू टेक इनटू अकाउंट दी फॉलोइंग। आपको हमेशा चॉइस करनी है, याद करो फर्स्ट चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा बनना चाहिए, सोल करना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म करना चाहिए, ऐसी पूरी लिस्ट पड़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, सेम यहाँ पर भी है। चलो, इस विजन रिगार्डिंग दिस साइट्स, सामने वाले का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। कंट्रोल चाहता है कि नहीं चाहता, कंट्रोल चाहता है तो कंपनी, कंट्रोल नहीं चाहते हैं तो कंपनी मत बनाओ, उसके अलावा और ऑप्शन है। फुल कंट्रोल चाहते हैं तो सोल, आधा कंट्रोल चाहते हैं तो पार्टनरशिप,
ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, स्ट्रक्चर क्या रखना चाहते हो, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, गूगल करो, थोड़ा सा पास हो और एग्जैक्ट, देखो देखो, जितना हो सके बच्चा अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो। मतलब क्या होता है, एक तरीके से रीड करो, द बिजनेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द लिटिगेशन, रिस्क होना, किसी भी चीज का क्या होना, रिस्क होना। तो कह रहे हैं कि भाई लिटिगेशन के रिस्क की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टैक्स इम्प्लीकेशन कितना आएगा, प्रॉफिट लॉस की एक्सपेक्टेशन, देन वेदर और नॉट ही विल नीड टू बी री इन्वेस्ट या फिर ही नीड फॉर द एसेस टू कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिमसेल्फ। इन शॉर्ट ये सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करवाते हैं आपको किस टाइप ऑफ बिजनेस में जाना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इन्होंने क्या बताया, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है इन जनरल मैं आपसे पूछ रही हूँ, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं, यही सारी बातें इन्होंने जनरल सारी बातें बोल रखी है बच्चा। तो ये प्लीज ये आपका रीडिंग पोर्शन जाता है। ठीक है, चल फिर उन्होंने क्या बोल रखा है, मैक्सिमम अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, याद है 50, बढ़ाए जा सकते हैं, कहाँ पढ़ा था, सीएससी ने, वेरी गुड। पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी लिमिट दी नहीं है, लेकिन इसे हम फिर कंपनीज एक्ट से रिलेट करते थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने उन्होंने बोल दिया एक्ट ऑफ फर्म पार्टनर्स, ये सारी की सारी की डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बचपन से पढ़ रहे हो तो ये हुआ आपका। ठीक है, प्लीज ये आप रीड करोगे। ठीक है, बहुत जनरल जनरल बातें हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो तुम वैसे बोर हो जाओगे, दीदी ये तो पता ही है जेन्युइन सा है। ठीक है, तो प्लीज ये आप रीड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या लिखा है, स्टॉपल, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, सुना है, थोड़ा सा याद है, बताओ, समझाऊंगी तो मैं हुई, बताओ। सब भुलक्कड़ बच्चे हो तुम लोग, कान खोलकर सुन लो। ठीक है, बचपन से सारे टीचर जहां जहां तुम लोगों ने पढ़ा होगा सब ने एक स्टोरी बताई, एक कहानी बताई होगी। आओ एक कहानी मैं बनाती हूँ। ये वर्ड याद रखना बायस्टॉपल, क्योंकि ये बायस्टॉपल वर्ड बार बार आएगा। चलो, ए और बी दो पार्टनर है, अगर ये पार्टनर है तो इनकी क्या होगी, एक पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सी इनका एक दोस्त है, क्या मैंने उसको बोला, हाँ अब सही जा रही हो तो। ठीक है, चलो, अब सी एक दोस्त है, डी एक अलग बंदा है, डी जानता है किसको, सी को। डी बोलते हैं भाई मुझे ये काम करवाना है, डी क्या बोल रहा है सी को, मुझे एक काम करवाना है, एक प्रोजेक्ट पे काम करवाना है। तो सी बोलता है ठीक है ना भाई, अपनी एक फर्म है ना, चल लेके जाता हूँ वहाँ। अपनी फर्म है, उसने क्या बोला, अपनी एक फर्म है वहां लेकर जा रहा हूँ। वो किसके पास लेकर जाता है, ए और बी की फर्म के पास। ठीक है, डी को क्या लग रहा है, डी को क्या लग रहा है कि ये फर्म किसकी है, सी की, और सी को भी मालूम है, सी को भी मालूम है कि डी यही समझकर प्रोजेक्ट इसे दे रहा है। ठीक है, और सी ने ये बात उसको क्लियर भी नहीं करी जानबूझकर, क्योंकि वो चाहता है, सी क्या चाहता है कि प्रोजेक्ट किसको मिल जाए, ए बी को मिल जाए। ए बी इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं और ये प्रोजेक्ट होता है सक्सेसफुल, तो कोई टेंशन नहीं है, काम सक्सेसफुल हो गया। टेंशन तब होती है जब ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये फेल हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या कर देता है, पार्टनरशिप में क्या कर देता है, केस। तो ये केस कर देता है और बोलता है कि पूरा का पूरा कंपनसेशन जो भी मुझे लॉस हुआ है इसका पूरा पूरा कंपनसेशन देगी ये फर्म। तो भैया फर्म के हिसाब से टाइम बेटा, बाहर, सॉरी बाहर, कोई बात नहीं, नीचे खड़े हो, नीचे ही रहो। चलो, ए बी क्या है बच्चा, एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक, तो सी, सी सी पे क्या हो रहा है, सी पे भी केस हो रहा है, क्यों, क्योंकि डी को क्या लगा था, डी को क्या लगा था कि सी भी तो इसका पार्ट है। सी बोल रहा है नहीं भाई मैं नहीं हूँ, सी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मैं नहीं हूँ, लेकिन जब उसे बोलना था तब उसने बोला क्या, उसने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो साफ साफ चाहता था कि डी, डी ये काम इसको दे दे। ठीक है, अगर ये काम अच्छे से स्मूथली हो जाता तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं चलती। ठीक है, तो सी को इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा बाय स्टॉपल। तो स्टॉपल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ये जगह जगह आएगा। स्टॉपल मतलब क्या, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। तो सी को डिनाई करने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। सी बोल रहा है मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं, तो बोले नहीं,
अब आप ये नहीं बोल सकते राइट टाइम में आपने बोला ही नहीं। जब आपको मालूम था कि डी ऐसा समझ रहा है तो क्या आपने क्लियर किया? नहीं, आपने जानबूझकर क्लियर नहीं किया। तो यस, सी भी कंपनसेशन देगा, किसको देगा? डी को। तो जो भी कंपनसेशन बनेगा उसको 33 और 33% में क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। क्लैरिटी है? चलो, अब पार्टनर बाय स्टॉपल इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग आउट। याद रहेगा? तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो होल्डिंग आउट हो चाहे वो स्टॉपल हो। ठीक है, अब तुमने बचपन में जब 11th 12th में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने स्टॉपल वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन होल्डिंग आउट भी वही होता है। चलो रीड कर रही हूँ एक बार। एनीवन हु इज बाय वर्ड स्पोकन, उसने ऐसा बोला ना अपनी एक फॉर्म में, चलो वहां लेके जाता हूँ, वहां काम हो जाएगा। ठीक है, स्पोकन वर्ड से रिटन या बाय कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या फिर नोइंगली परमिट, जानबूझकर परमिट करो। नोइंगली पता है, जैसे कि सी को पता था कि डी समझ रहा है कि मैं इसका पार्टनर हूँ और उसने अलग से खुद से क्लियर नहीं किया। नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी अ रिप्रेजेंटेटेड। ठीक है, टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इज लाइबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म। तो यस, वो लाइबल हो जाएगा उस फर्म के लिए। जब वो कुछ भी नहीं हो रहा था तो फिर कोई टेंशन नहीं थी, प्रॉफिट वो भी खाता, कमीशन वो भी खाता। पार्टनरशिप हमको बोलता है ना कि भाई मैं ये क्लाइंट लेकर आया था, दो मुझे कमीशन। और जब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तब भी वो लाइबल होगा। एनीवन हु हैज ऑन द फेथ या एनी सच रिप्रेजेंटेशन गिवन, फेथ किया, भरोसा किया, किसने किस पे भरोसा किया? डी ने भरोसा किया सी में। ठीक है, गिवन क्रेडिट टू फर्म whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know the representation has reached to be persons giving credit। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा? तो ये यही बता रहे जो मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया। ठीक है, वेर आफ्टर पार्टनर्स क्या लिखा है? डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यू टू द ओल्ड फर्म नेम। इन्होंने क्या बोल दिया? अगर किसी एक पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, द कंटिन्यू यूज दैट ऑफ नेम और द डिजीज पार्टनर नेम एज अ पार्ट ऑफ देयर। ठीक है, शेल नॉट बी itself मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेशन और हिज रियल स्टेट लाइबिलिटी एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। तो भैया अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उससे पहले के काम के लिए वो लाइबल, उसके बाद के लिए काम के लिए कभी क्या कोई लाइबल होगा क्या? नहीं। तो ये सब जनरल जनरल बातें लगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? क्या होता है डिसोल्यूशन? फर्म पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी, वापस हेडिंग क्या लिखा है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म की क्या हो रही है? इंसॉल्वेंसी होती है। एक कोड अक्सर आता है, दैट वाज आईबीसी। सुना है? ये क्या है आईबीसी? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। अब पहले क्या होता था, अलग अलग एक्ट होते थे। सिक्का मैंने अक्सर बोला होगा। ठीक है, सिक्का मतलब एक सिक कंपनीज का एक अलग से एक्ट था कि जब भी कंपनी सिक होगी मतलब क्या होगी? बीमार। अब मेरी कंपनी बीमार हो गई है मतलब फाइनेंशियली पैसा नहीं है, मैनेजमेंट आपस में डायरेक्टर लड़ चुके हैं, काम नहीं करे, सिक होने के XYZ रीजन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। तो कोई भी एक रीजन है जिस कारण से हमारी कंपनी काम नहीं कर रही है, तो एक सिक्का एक्ट होता था, उस एक्ट में उससे कंपनी को बचाया जाता था, उसे ठीक किया जाता था। अब सिक्का खत्म हो चुका है, उसकी जगह किसने ले ली है? आईबीसी ने, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। लेकिन जो सिक्का था वो सिर्फ कंपनीज को लेकर बस बात करता था। किसको लेकर? कंपनी को लेकर। आईबीसी आया है, आईबीसी बोलता है अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी वो आईबीसी में आएगा। अगर मैं इंसॉल्वेंट होती हूँ तो मुझ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन केस लगेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? आईबीसी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन आती है तो भी ये केस कहाँ जाएगा? आईबीसी के पास। अगर कोई कंपनी की इंसॉल्वेंसी आती है तो भी केस कहाँ जाएगा? आईबीसी के पास। तो इन शॉर्ट आईबीसी एक सो लॉ आया है जो किससे डील करता है? सब चीज से डील करता है। इंसॉल्वेंसी हर किसी की डील करता है, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म की ही क्यों ना हो। इवन एलएलपी भी अगर इंसॉल्वेंट होता है तो वो भी केस यहीं जाएगा। तो इन शॉर्ट ये इकलौता केस आया है। तो यहाँ पे बस वो इन जनरल यही बता रहे कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड में भी क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के केसेस जाते हैं। क्लैरिटी है? चलो, कितना लिखा है ये? अगर डिफॉल्ट किया इन्होंने, अगर क्या किया है? डिफॉल्ट। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का अमाउंट कितना है? 1000 का है, 1000 का है, तो ये केस यहाँ पर जाएगा। इन शॉर्ट इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? पैसा नहीं दे पा रहे, जीरो हो गए हैं, तो क्रेडिटर ने आके क्या कर दिया है? शिकायत। तो इन्होंने कहा कि अगर शिकायत कितने की होगी? 1000 की भी होगी तो भी यहाँ पे केस लिया जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में लिमिट अलग है, सबकी लिमिट अलग अलग है। पार्टनरशिप फर्म की क्या है? 1000। 1 करोड़ लिमिट है किसकी? कंपनी की। उन्होंने कहा भाई कंपनी का अगर केस आएगा ना तो 1-2 लाख के लिए हम कंपनी की इंसॉल्वेंसी नहीं चलाने, पार्टनरशिप हम की चला सकते हैं क्योंकि छोटा है, कंपनी तो बड़ी होती है। तो कंपनी के लिए लिमिट कितनी है? 1 करोड़। पहले ये लिमिट कम थी, वो नहीं बताऊंगी नहीं तो वही याद रह जाएगी और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 1000 याद रखना और 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया, प्रोफेशनल हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोफेशनल में तो सबकी लिमिट पढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इस पार्टनरशिप फॉर्म में बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, नहीं है। अब ये पूरी जनरल जनरल बातें जो हमने मेंबरशिप में भी पढ़ रखा था। अब मुझे बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी का मेंबर बन सकती है क्या? मेंबरशिप एक चैप्टर पढ़ा था पहले, तो ये बताओ, जब हमने मेंबरशिप एक चैप्टर पढ़ा तो मैं आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में मेंबर बन सकती है? जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन था, बताओ। वेरी गुड। सेक्शन 8 कंपनी किसने बोला? वेरी गुड। एक्सेप्शन है अगर आपकी कंपनी क्या है, सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है। आईटेक्स एक नॉर्मल कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म बोलती कि चलो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं भी यहाँ पे मेंबर बनूंगा, बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये रास्ता हमने किसके लिए ओपन कर रखा है? सेक्शन 8 कंपनी के। सेक्शन 8 कंपनी में पैसा बस देना देना है, रिटर्न नहीं आना है, मालूम है ना? सेक्शन 8 कंपनी भैया यहाँ से कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो पार्टनरशिप हमको बोला है मेंबर बनने का ही शौक है तो एक काम करो, सेक्शन 8 कंपनी में बन जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे रिटर्न नहीं है। तो समाज सेवा करने के लिए आपको मेंबर बना दिया जाएगा, ऐसे आपकी मेंबरशिप अलाउड नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो ये पूरा एक बार रीड करोगे। इन्होंने बोला क्या बॉडी कॉर्पोरेट में, बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? नहीं, लेकिन एलएलपी तो है। तो ये पूरी मिक्स बात है, ये भी रीडिंग में दे रही तुम लोग को, ठीक है। चलिए जनरल जनरल बातें बच्चा फटाफट ऊपर से रीड करेंगे। क्या लिखा है? पार्टनरशिप फीचर, सबसे पहले क्या बोल रखा है? एक अग्रीमेंट होता है। दूसरा क्या लिखा है? कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे ऑब्वियसली। फिर क्या लिखा है? शेयर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एजेंसी रिलेशनशिप, मतलब क्या? एक दूसरे का एजेंट। एजेंसी से मतलब क्या है? एजेंट। बचपन से पढ़ते हो, एक पार्टनर के लिए दूसरे पार्टनर का रिलेशन क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट, सब एक दूसरे के लिए। रॉकी सर का प्रिंसिपल बन जाएंगे तो अभिषेक सर और मैं एजेंट है उनके। अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगी तो दोनों क्या हो जाएंगे? एजेंट। अभिषेक सर का प्रिंसिपल बन जाएंगे तो हम दोनों क्या हो जाएंगे? एजेंट। तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल की सारी गलती, सॉरी एजेंट की सारी गलती के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? प्रिंसिपल। तो इन्होंने कहा भाई सब एक दूसरे के लिए क्या है बच्चा? प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसी चक्कर में तो एलएलपी बना, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप। फिर क्या लिखा है? मैनेजमेंट क्या होता है? कॉमन। यही काम कर रहे होते हैं पार्टनर, और यही मतलब कंपनी में क्या होता है? मैनेजमेंट अलग होता है। इन्होंने क्या बोल दिया? मैनेजमेंट कुछ भी अलग नहीं है, कॉमन होता है। रिस्ट्रिक्शन होता है किसमें? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ऐसे शेयर्स आप किसी को नहीं, शेयर्स मतलब कि उनका जो पार्टनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 पार्टनर, मैं कहूंगी चलो मैं जा रही हूँ और किसी और को यहाँ पे बैठाकर जा रही हूँ, हो सकता है क्या? नहीं, कंसर्न चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी कि ऑप्शनल? ऑप्शनल। ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन होता है क्या? सब अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो पार्टनरशिप खत्म, या फिर बच्चा टाइम डिसाइड कर लिया, या फिर पार्टनरशिप एट विल। 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप जो कि नीचे दे रखे। एक है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और क्या लिखा है? पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन। विल साफ साफ समझ में आ रहा है, जब इच्छा होगी तोड़ देंगे। फिक्स ड्यूरेशन समझ में आ रहा है, 5 साल तक है, 5 साल खत्म। और ये बोल रहा है प्रोजेक्ट बेस्ड है, हमारा प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी काम को लेकर है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? टाइप ऑफ पार्टनर्स। सब घिसी पिटी बातें हैं, ये सारी चीजें आपका रीडिंग में जाता है, शॉर्ट में बता रही। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग और डोरमेंट, सो रहा है। ऑपोजिट, एक्टिवली नहीं काम कर रहा है, बस उसने पैसा लगाया है। नेक्स्ट सब नॉर्मल, सब इक्वल, सारे काम कर रहे हैं वैसा। और क्या लिखा है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय स्टॉपल, याद रहेगा। तो होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉपल, लिख लो वहां पर। और स्टॉपल का मतलब क्या था? स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। वर्ड का मतलब रखना, क्योंकि देखो यहाँ मैंने आपको बताया पार्टनर बाय स्टॉपल, कल को हो सकता है कहीं और पे कुछ चीज आ जाए और उसके आगे स्टॉपल लग जाए। तो आपको अगर स्टॉपल का मीनिंग पता है, बेस पता है, तो आप सारी चीजों को कंक्लूड कर लोगे। मेन है मीनिंग पता होना, जब भी किसी के भी आगे पीछे लग जाएगा तो आप उसको कंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो पार्टनर बाय स्टॉपल, तो पार्टनर मान लिया जाएगा उसे, ठीक है। भले वो मना करो कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं, तब भी माना जाएगा। रीड करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये भी बचपन से पढ़ रहे हो? क्या है वो बचपन तुम्हारा, बताओ बताओ। हम हमेशा बोलते हैं माइनर को दूर रखो, क्योंकि माइनर आएगा हमेशा अपने फायदे के लिए। साफ कहीं किसी लॉ ने बोला नहीं है कि भाई इसको, पार्टनरशिप फर्म में ऐसे कहीं बोला नहीं है कि भाई माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन जगह जगह ये लिखा है, डिस्क्लेमर वार्निंग दे रखी है आपको। क्या वार्निंग दे रखी है? अगर लॉस होगा तो आप इससे पैसा नहीं वसूल पाओगे। तो अब आपकी मर्जी,
अगर उस माइनर को रखने से पक्का आपको कोई फायदा है ना बच्चा, तो ही पार्टनर रखो, अदरवाइज पार्टनर मत रखो। क्यों आप अननेसेसरी अपना पैसा उसको दे रहे हो? ठीक है, तो इन शॉर्ट, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है, कहीं मना नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ, माइनर को रखने के नुकसान बता के रखे उन्होंने। वो नुकसान क्या है? लॉस बेयर नहीं करेगा, लाइबिलिटी उसके सर पे कभी भी नहीं आएगी। और सेम चीजें हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ रखा है। क्या माइनर मेंबर बन सकता है? तो उसमें भी उन्होंने बोल रखा है, ऐसे कहीं मना नहीं किया है, लेकिन साफ क्या बोल रखा है कि भाई इससे तुम पैसे नहीं ले पाओगे। ठीक है, चलो। तो माइनर इज अ पर्सन नॉट अटेन द एज ऑफ द 18 ईयर्स सिंस द माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटर इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। अब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ मना कर रखा है, लेकिन स्टिल अगर आप लेकर आते हो तो मतलब पैसा नहीं ले पाओगे। तो बस उन्होंने यहाँ पे सारी कहानी बताई। ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, हाउएवर मेंशन अर्लियर ही मे एडमिट टू दी बेनिफिट्स। तो ऐसे तो बोल दिया कि भाई नहीं, लेकिन यस बेनिफिट्स के लिए आप उसको अलाउ कर सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने भी अलग से सेक्शन नंबर 30 में बताया, और हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ रखा है कि अग्रीमेंट कर ही नहीं सकता तो कैसे बनेगा, लेकिन स्टिल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोल दिया, फायदे के लिए बना लो। क्लियर है? चलो, फायदे फटाफट बनाना क्या है, इजी। किससे कंपेयर हो रहा है? कंपनी से। क्या लिखा है? सब लोग आपस में क्या करते हैं? फाइनेंस को पूल करते हैं, इकट्ठा करके लगाते हैं। नेक्स्ट, सबका क्या है? मैनेजर स्टॉल रहता है, सब अपना मैनेजमेंट, मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर ये पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? बैलेंस बिजनेस डिसीजन, मतलब मिलकर डिसीजन लेंगे सब एक साथ सहमति से। रिस्क क्या हो जाता है? शेयर। क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म में प्राइवेसी रहती है, कहीं डिस्क्लोजर ही नहीं है। खुद देखो, कंपनी की सारी बातें आरओसी को बताना है। जहां हमने आरओसी को बताया, मतलब एमसी की वेबसाइट में कोई भी देख सकता है, कोई भी। हम यहाँ बैठे किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? बहुत आसान काम है, हम सब ने किया ये, है ना? देखा है कि कहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं कह रही हूँ अंदर के एकदम क्रूशियल मेमोरेंडम आर्टिकल, कंपनी की मीटिंग, उसकी मिनट्स तक हम देख सकते हैं कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ। क्यों? क्योंकि हम एमसी की वेबसाइट में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें मैंने बताया था 100 रुपये पे करना होता है। कंपनी को लेकर 100 रुपये, 100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है क्या? वो तो हम ऐसे ही, है ना, खत्म कर देते, उड़ा देते। तो भाई कंपनी की इन्फॉर्मेशन सोचो 100 रुपये में ऐसी फ्रीली अवेलेबल है, और एलएलपी की कितनी, 50 रुपये में। तो इन शॉर्ट, यहाँ क्या होता है, कंपैरिजन वाइज प्राइवेसी, इनकी इन्फॉर्मेशन, इनकी सीक्रेसी किसी को नहीं पता चलने वाली। नेक्स्ट क्या है? मिलकर काम करते। चलो, पार्टनरशिप का फायदा है तो भैया नुकसान भी। पहला नुकसान, अनसर्टेन रहता है। ठीक है, हम हमेशा कंपनी को बोलते हैं तो गोइंग कंसर्न है, कोई से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये तो भैया अनसर्टेन है, क्योंकि कभी भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। रिस्क क्या लिखा है? डिसहार्मनी बोले तो झगड़े, डिस्प्यूट बहुत होते हैं। इन्होंने कहा जहां रिस्क आया वहां झगड़े भी चालू हो जाते। हारमोनी मतलब मिलजुल कर करना। वैसे तो ट्राई होता है मिलजुल के, लेकिन स्टिल पैसा तो किसको नहीं लड़ाता। ठीक है, यहाँ बाप बेटे को लड़ा दे पैसा। ठीक है, फिर भाई भाई तो सेकेंडरी हो गए, पापा तो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, वो लड़ जाते हैं। और ये तो कौन है? पार्टनर्स, जो लड़ेंगे लड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिफिकल्टी इन विदड्रॉ या फिर ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल। कोई एक पार्टनर कह रहे कि मुझे जाना है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बहुत बड़ा कैपिटल लग चुका है, ये ब्लॉक हो जाता है, ऐसे ही आपको दिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसमें विड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट क्या लिखा है? लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बोले तो क्या ये कुछ फॉर्मेट है क्या बेसिक? क्या इस पे हम कहीं से भी इसको, फॉर एग्जांपल हम बोलते थे कि पार्टनरशिप जो फर्म है ये क्या होता है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना करो। पार्टनरशिप बिजनेस डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द बैंक। अब रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हें क्या लगता है बैंक वगैरह यहाँ पे भरोसा दिखाने वाले हैं क्या? नहीं। जनरली बैंक कंपनी के जो लोन होते हैं उन्हें जल्दी सैंक्शन कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया कहीं जाने नहीं वाली है, सारा रिकॉर्ड है, एमसी की वेबसाइट पे सब दिख जाएगा। ये तो भैया छुप छुप के क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो बैंक का भरोसा भी उतना ज्यादा आता नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। तो बैंक हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इतना इन पे भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? लैक ऑफ, जनता भी भरोसा करेगी क्या फर्म में? फर्म में करेगी, कंपनी में करेंगे? भैया कंपनी में, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, इसलिए मार्केट अगर ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो भाई हम कभी भी किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल के देख सकते हैं। इनकी तो भैया कहीं कुछ नहीं है। लैक ऑफ कंट्रोल है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। डिफिकल्टीज ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी को एक्सपेंड किया जा सकता है कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा? डीड बोले तो अग्रीमेंट, ये टर्म्स एंड कंडीशन के बस हेडिंग हेडिंग है। देखो सबसे पहला हेडिंग क्या दे रखा है बताओ?
डेफिनेशन एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी पड़ेगी, जैसा कि क्या बताना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा नाम, फिर क्या बताना पड़ेगा आपका एड्रेस, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, और शॉर्ट में बताना पड़ेगा कि आपका काम क्या है। अग्रीमेंट बनाने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव लेवल में हो तो एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको बस हेडिंग्स 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 बताइए कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या लिखोगे। लेकिन जैसे आप प्रोफेशनल में जाते हो तो ये अग्रीमेंट खुद आप ड्राफ्ट करते हो, ड्राफ्ट आपके सिलेबस में है, एग्जाम में भी वो ड्राफ्टिंग आती है, तो अग्रीमेंट बनाना आपको सिखाया जाएगा। मतलब सिंपल आप कोई भी अग्रीमेंट बना सकते हो, कोई भी अग्रीमेंट, आपका रेंट अग्रीमेंट हो गया, आपका सेल अग्रीमेंट हो गया, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, वो सारे एग्रीमेंट आपके सिलेबस में होते हैं। इवन कौन सा अग्रीमेंट होता है, ये वाला पार्टनरशिप फर्म वाला भी अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड भी बनाना आप सीखते हो, तो वो आपके सिलेबस में ड्राफ्टिंग है। लेकिन यहाँ अभी हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ हम अभी टर्म्स एंड कंडीशन सीख रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया, नाम बताओगे, तो जब आप ड्राफ्ट करोगे तो नाम कैसे बताना है, कैसे लिखना है, वो वहां सीखेंगे। अभी क्या सीख रहे हैं, नाम बताना होता है, किसका नाम, अपनी पार्टनरशिप फर्म का, एड्रेस बताना पड़ेगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या काम करती है बताना पड़ेगा, और सारी की सारी पार्टनर्स के भी तो नाम बताओगे। फिर उन्होंने क्या बोला, कितने ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन है तो बताओ। अब हमने 3 टाइप के पार्टनरशिप पढ़े थे, एट विल हो सकता है, काम बेस्ड हो सकता है, और ड्यूरेशन, सही बोल रहे हो, फिक्स टाइम हो सकता है। ठीक है, तो अगर फिक्स टाइम है तो यहाँ बता दो कि भाई पार्टनरशिप हम यहाँ पर क्या करें, एक फिक्स टाइम के लिए करें, तो डेट बता दो या फिर डील ऑफ पीरियड बता दो कितना भी है, तो ये सिचुएशनली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, कोई 4 लाख लाया, कोई 5 लाख लाया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बस बोल रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी इन्वेस्टमेंट से डिसाइड होता है, तो प्रॉपर आप लिखोगे, जब प्रैक्टिकली आप ड्राफ्ट करोगे तो उसमें क्या लिखोगे कि चलो आस्था है जो, वो कितना लेके आई है, 5 लाख लेके आई, भूमिका कितने लेके, वो 4 लाख लेके आई, पलक कितना लाई है, वो 10 लाख लेकर आई है, तो ऐसा प्रॉपर अमाउंट लिखा जाता है प्रॉपरली। यहाँ इन्होंने बस आपको अभी क्या बताया, हेडिंग हेडिंग देखो इन्वेस्टमेंट बता देना। नेक्स्ट लिखा है कैसे क्या अपनी अकाउंटिंग होगी, भाई आपकी अकाउंटिंग होगी भैया एक्सेप्टेड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कैश फ्लो, तो आपकी अकाउंटिंग कैसे करने वाले, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, ये आप बता दो। नेक्स्ट ड्यूटीज पावर ऑब्लिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ड्यूटीज बताओगे। चलिए रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर, हम 3 पार्टनर है, हमने ड्यूटीज बोल दी, क्या ड्यूटीज बोल दी, रॉकी सर को बोल दिया हमने कि सर आपको पूरा मैनेजमेंट देखना है, आपको सारे बैचेस की पूरी की पूरी फीस निकलवानी है, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो आपका 12th हो, CSCT एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, आपका काम हो गया भैया फीस निकालने का, और आप पढ़ाएंगे भी। अभिषेक सर को क्या बोल दिया कि आप पढ़ाएंगे भी, आपको परफॉर्मेंस देखनी है बच्चों की, तो वो परफॉर्मेंस कौन सी क्लास की देखेंगे, वो 12th क्लास की परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है, 11th क्लास की परफॉर्मेंस देखेंगे। मैंने कहा कि मैं बस CS के बच्चों के देखूंगी, मैं प्रोफेशनल के बच्चों के देखूंगी, एग्जीक्यूटिव के देखूंगी, CSCT। समझ रहे हो, काम बिल्कुल बाइफरगेटेड रहता है, मतलब सारे पार्टनर मिलकर काम करते हैं। हमने बोल दिया कि भैया रॉकी सर क्या करेंगे, रक्कू दीदी हो गई, देन ओमकार भैया हो गए, इनका पूरा मैनेजमेंट आप देखोगे, कल को कुछ भी हम अलग से इवेंट करें तो अभिषेक सर, रॉकी सर, आप दोनों को मिलकर देखना है, मैं फिर यहाँ पे एकेडमिक संभालूंगी। तो ये पूरी डिटेलिंग है, अगर एक टीचिंग इंस्टीट्यूट का क्या हो रहा है बच्चा, पार्टनरशिप डीड बन रही है। चलो सिचुएशन चेंज करते हैं, एक हॉस्पिटल है, सिचुएशन चेंज करें, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की अगर मैं पार्टनरशिप डीड बना रही हूँ तो उसमें क्या ड्यूटीज होगी, इसमें क्या पावर होगी, उसमें क्या ऑब्लिगेशन होगी पार्टनर्स की। चलो अब मैं कह रही हूँ कि 2 डॉक्टर ने मिलकर पूरा हॉस्पिटल बनाया, कितने डॉक्टर ने, 2 डॉक्टर ने, तो एक डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, भाई आपका क्या काम है, मैनेजमेंट देखना, और एक का क्या है, भैया आप पूरे सर्जरी पूरे ऑपरेशन ये सब देखना। अब उन्होंने कहा भाई काम तो बहुत ज्यादा है, एक काम करते और काम डिवाइड करते, मैनेजमेंट में हमने कहा कि भैया एक मेडिसिन वाला एक डिपार्टमेंट होता है, उस मेडिसिन का काम आप देखना। दूसरे पार्टनर को बोलते हैं कि भैया एक काम करना, अपॉइंट करना पड़ता है, हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है हॉस्पिटल में, ठीक है, आप खुद देखते हो ऊपर से नीचे, तो इन्होंने कह दिया कि एक काम करते, जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होंगे वो मिस्टर ए को बोल दिया, 2 पार्टनर है ना ए और बी, लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, जिसकी सैलरी कितनी होगी 10,000 तक के अंदर की होगी, मिस्टर ए आप उन लोगों को अपॉइंट करना, जो अपर लेवल के जो एम्प्लॉयज होंगे उनको बी देखेगा। समझ रहे हो कि मैं कैसे काम डिवाइड करूँ, जो एक्चुअली में काम होता है उस काम को हमें लिखना पड़ता है और सबके नाम बता देने होते, भैया कौन पार्टनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इतनी डिटेलिंग प्रैक्टिकली आपको करनी पड़ेगी जब भी आप बीइंग अ CS किसी का भी लीड बनाओगे। तो इन शॉर्ट आपको उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए, अगर आपको उनकी वर्किंग नहीं पता है तो आप पूछोगे ना, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड कुछ तो नॉलेज रखोगे, एकदम जीरो से क्या वो बताने वाले हैं, क्या बच्चा नहीं बता सकता, वो थोड़ी ना कोई टीचर है जो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा मुझे ये चाहिए, उसको कुछ नहीं पता, उसको क्या लग रहा है आपको सब कुछ पता है ना, एक हॉस्पिटल में कैसे काम होता है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसे काम होता है, तो इसीलिए आपको अपना दिमाग बिल्कुल बच्चा वाइडर रखना पड़ेगा, आप खुद से ये डालोगे,
यहाँ नहीं बोल रही, प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ। प्रोफेशनल में एक सिचुएशन दे दी जाती है कि भैया दो पार्टनर है, हॉस्पिटल बना रहे, करो अपने मन से। आपके दिमाग में खुद से आना चाहिए। एक ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। ओनर एक है, ओनर ने कंस्ट्रक्शन का काम दे रखा है, बनाओ अब अग्रीमेंट बनाओ इसके बीच में। जैसे सिचुएशंस, लेबर, और क्या होगा बताओ, सोचो। गुड। और एक दिन में कितना पैसा रहेगा, उनकी शेड्यूल्स होगी, कितने टाइम से कितने टाइम तक, ओवर टाइम किया तो कितना, क्या कितने पीरियड में कंप्लीट होगा, वेरी गुड। वेजेस कितनी देनी है, वेरी गुड। एक्स वाई जेड प्लान बनता है पूरा। तो इन शॉर्ट अच्छी बात यह है कि प्रोफेशनल में पहले आपको पूरी सिचुएशन सिखाई जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाएगी। थोड़ा सा आपका दिमाग है और इसको वाइडर किया जाता है, तो थ्योरेटिकल चीजें बता के रखिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। देन आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, अब आप खुद से बनाओ। तो जरूरी नहीं है सिचुएशन, तो कुछ भी हो सकती है। तो पैरेलली कुछ भी ऑब्जर्व करो। अगर आपको मालूम हो घर वर बनता हो तो सबसे पहले प्लंथ बनती है, प्लंथ बनती है, फिर क्या होती है, चार दीवारें खड़ी होंगी, फिर लेंटर डलेगा। फर्स्ट फ्लोर हो तो पहला लेंटर डला, सेकंड फ्लोर तो फिर लेंटर, फिर प्लास्टर होता है, फिर पेंट होता है, पुट्टी होते हैं, ठीक है, टाइल्स का काम होता है, वायरिंग का काम होता है। समझ लो, ये पूरी डिटेलिंग लिखनी पड़ती है। टाइल्स कितने रुपए वाली लगेगी, विथ मटेरियल विदाउट मटेरियल, ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्यों सोच पा रहे हो, क्योंकि ये देखा है। समझ रहे हो, जो चीजें नहीं देखी ना उसका भी नॉलेज लेना चालू कर दो, क्योंकि आपको अग्रीमेंट बनाना होता है। तो ये होता है नेक्स्ट लेवल, जो यस प्रोफेशनल तक आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बस आपको जनरल बताइए कि भाई ड्यूटीज पार्टनर्स की डिसाइड कर लेना, ये पार्टनरशिप डीड है, क्लैरिटी है। चलो बड़े आगे, प्रॉफिट लॉस का रेशियो डिसाइड कर लेना पार्टनर्स के बीच में, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। कैसे क्या विड्रॉल्स होगा, अब ये तो प्रॉफिट के बाद मिलता है ना। सब एक साल तक काम करेंगे, प्रॉफिट क्या एक साल तक घर नहीं चलेगा क्या, चलेगा। तो भाई प्रॉफिट जो होगा वो एक साल बाद होगा, हर महीने अभी कितना कितना कौन लेकर जाएगा, ये सारी डिटेलिंग आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई आएगा तो कैसे आएगा, रिटायरमेंट एडमिशन रिटायरमेंट डिसाइड। देन किसी को पार्टनर को निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये आप अंदर अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में लिखो। देन बैंकिंग और पार्टनरशिप फंड, अगर पैसे लेना तो कैसे क्या लेने, ठीक है। अब वो बैंक की मर्जी, वो भरोसा करे या ना करे, क्या पता एक ऐसा बैंक जो भरोसा कर रहा है, अच्छा नाम है आपकी पार्टनरशिप फर्म का। तो नेक्स्ट से लिखा है बोरोइंग, लोन्स कैसे कहाँ से लेना है, कैसे डिसॉल्व होगा, और ये क्या है, अगर डिस्प्यूट हो गया तो भाई हमें कोर्ट में नहीं जाना है यार। ये कोर्ट में ना तारीख पे तारीख मिलेगी, हम परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लो। यहाँ उन्होंने बस आर्बिट्रेशन का टर्म डाल दिया, लेकिन जब आप अग्रीमेंट बनाओगे तो क्या लिखोगे, एक आर्बिट्रेटर मिस्टर ए एज अ आर्बिट्रेटर हमने अपॉइंट किया है, नाम बताओगे, उसका एड्रेस बताओगे। बात समझ में आ रही है। जब प्रैक्टिकली ड्राफ्ट करोगे तो पूरी डिटेल में लिखनी पड़ती है, जो आप प्रोफेशनल में सीखोगे। ठीक, चल। फिर पार्टनरशिप डीड बनाने के क्या फायदे, बताओ क्या फायदे। चीजें एक्यूरेट रहती है, एग्जैक्ट रहती है, समझ में आती है सबके। तो ये सबसे पहली बात, आपका क्या बोल रखा है, केस फाइल करने में थोड़ी आसानी होगी कि भाई देखो उसमें लिखा था इतना, मुझे दिया कम, तो चलो झगड़ा करें, ठीक है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने ये बोला था, ये बोला था, आधी से ज्यादा कहानी यही होती है, तुमने ये बोला था, वो बोला था, भाई क्या प्रूफ है किसने क्या बोला। तो इससे अच्छा क्या होना चाहिए, रिटर्न पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में, तो झगड़े नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देन क्या लिखा है, ड्यूटीज डिसाइड है, अगर किसी ने अपनी ड्यूटीज नहीं करी तो हम दिखा देंगे, भाई देखो ये तुम्हारा काम था, ठीक है। ओरली नहीं बोला है, रिटर्न फॉर्म में बोला है। फिर प्रोवाइड डिटेल्स प्रॉफिट और लॉस, झगड़ा ही होता है इसमें भी, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, ये पता चल जाएगा। डिटेल सैलरी कमीशन पेड टू पार्टनर, ये सारी चीजें, विड्रॉल जो हर महीने महीने हम निकाले थे, सब पता चलेगा। तो फायदा ये कि ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ये बस कुछ बातें लिखी, आप अपने मन से भी सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब क्या लिखा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना होता ना यहाँ, मैंडेटरी नहीं लेकिन ऑप्शनल। अगर करोगे मत देखो, खुद अपने मन से एक जनरल प्रोसेस बताओ। एप्लीकेशन देना होगा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, नहीं मालूम ना अथॉरिटी, तो क्या बोलेंगे, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी डिफाइन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसको एप्लीकेशन देने का। क्या सिंगल एप्लीकेशन देते हैं सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, अब डॉक्यूमेंट्स दे दी, हाँ पार्टनरशिप डीड भी जाएगा, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में जाएगा वो, ठीक है, लिख देना, डीड भी लिखोगे तो अच्छा ही होगा। अब ये डॉक्यूमेंट चलेगी स्पेसिफाइड अथॉरिटी के पास, अभी अथॉरिटी से चेक करेगी, वो चाहे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग ले, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगती है, सब ठीक लगता है तो एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी। एक्सेप्ट हो गया तो बढ़िया, रिजेक्ट हो गया तो अब आपकी पार्टनरशिप नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ द पार्टनरशिप रजिस्टर शुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो इन्होंने इतनी सारी बातें बोल दी, जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा था वही तो है।
चलो, एवरी पार्टनर नीड टू वेरीफाई और साइन, क्या लिखा है उन्होंने, एप्लीकेशन में सबके साइन होंगे, ये तो जनरल बात लिखी ना। फिर क्या बताया, इंश्योर करो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नाम दे रखा फॉर्म नंबर 1। फिर क्या लिखा है, ड्यूली फिल्ड एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, शपथ पत्र, कि जो भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है एकदम सही दे रही है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ गया। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ किसकी, पार्टनरशिप डीड की। प्रूफ ओनरशिप ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ओनरशिप में है या फिर आपकी रेंटल है। अगर ओनरशिप में है तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट दिखाओ, अगर रेंटल है तो आपको क्या देना है बच्चा, रेंट अग्रीमेंट या फिर लीज अग्रीमेंट, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गए। सबमिट कर दिया, ठीक लगेगा तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे वही अप्रूवल और जो भी रिजेक्शन की कर रखी है। क्लियर है, सिंपल प्रोसेस ही जाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तुम लोग मुझे बताओगे क्या होता है, सूट फाइल नहीं कर पाओगे और कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। गुड। पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट एनी कोर्ट, यही लिखा है। राइट ऑफ अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स, अब अग्रीमेंट आपने कर रखा था लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। अब जो भी तुमने अग्रीमेंट कर रखा था कौन फॉलो करवा रहा है इसे, उसमें लगा था रेशो, रेशो था 70-30 का, मुझे 70 मिलना था उसे 30 मिलना था, रजिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि ये राइट भी मुझे मिलेगा क्या, नहीं। ना आप कोर्ट में जा पाओगे, ना आप खुद के राइट्स को एनफोर्स करवा पाओगे कोर्ट के पास कि देखो ना ये लिखा था, नहीं मानने वाला। फर्दर फर्म या एनी ऑफ द पार्टनर कैन नॉट क्लेम, सेट ऑफ भी आपका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि पार्टनर आपकी सुनी नहीं। जब झगड़ा ही हो गया है, क्या झगड़े में एक दूसरे की सुनोगे क्या, तो भाई कुछ भी म्यूचुअल एडजस्टमेंट होगा क्या आपको लगता है, नहीं। अब झगड़ा सॉल्व करने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा पाओगे, ना खुद कुछ कर पाओगे और ना कहीं जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है बीइंग अ सीएस आपको हमेशा क्या सजेस्ट करना है, रजिस्ट्रेशन। देखो, अब आर्बिट्रेटर कौन होता है, अगर तुमने जिगल पढ़ा है, जिगल में पूरा आर्बिट्रेशन तो पढ़ा है ना, चलो इसमें बता सकती हूँ ना, जब भी पूछो तुम बोलते दीदी ये वाला नहीं ये वाला नहीं। चलो, आर्बिट्रेटर मैंने कहा कि नंदिनी और पलक दोनों पे हो गया डिस्प्यूट, ठीक है। अब ये दोनों आराम से अग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में लिखा कि अगर हमारा झगड़ा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास। अब जो ये डीड है इस डीड को रजिस्टर्ड करवाया कि नहीं करवाया, पहले सिचुएशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया है, करवाया, ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन करवाए तो तुम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, मेरे पास भी, ठीक है। अगर तुम पहले कोर्ट के पास जाते हो कोर्ट तुम्हें भगा देगा और क्या बोलेगा, तुम्हारे अग्रीमेंट में क्या लिखा है, आर्बिट्रेटर, पहले आर्बिट्रेटर, तुम लोग को मेरे पास ही आना पड़ेगा। मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो ना तो कोर्ट के पास जाओ। ये किसका फायदा हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाने का। मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, डीड तो बनाई है, डीड में मेरा लिखा है, तो आपने एक ऐसे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया ना जिसकी बात मानोगे, तो अब जो मैं बोलूंगी वो तुम मानोगे, ठीक है, मानना पड़ेगा। अब तुम्हें याद होगा आर्बिट्रेशन में लिखा था कि ये कोर्ट की तरह इस डिसीजन को एनफोर्स किया जाएगा, तो अब मैं ये एनफोर्स करवाने जाऊंगी लेकिन ये रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ना। अगर तुम मेरी बातें नहीं मान रहे हो तो मैं एनफोर्स करवाती कोर्ट के, ठीक है, लेकिन मैं एनफोर्स भी करवा नहीं पाऊंगी, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये आर्बिट्रेशन रखना भी वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन रखा तो मेरी बात मान रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, जब बात नहीं मान रहे हो तो कोर्ट से भी जाकर मैं एनफोर्स नहीं कर पाऊंगा, तो ये नुकसान है। तो वो यही कह रहे, ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है कि भाई कोर्ट से भी एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे, यही आर्बिट्रेशन वाले क्लॉज की बात करें। क्लैरिटी है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में पार्टनरशिप फर्म का भी अलग से टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, क्या मैं इनकम टैक्स में क्या टैक्स पे करती हूँ, हाँ, ऐसे कंपनी भी पे करती है, ऐसे एचयूएफ भी पे करती है और ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म भी पे करती है। अब इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी होता है अलग से, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको अपना इनकम टैक्स एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। ये पूरा पैराग्राफ यही बोलता है, और इनको क्या लेना पड़ता है, अपना एक पैन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन से इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन एकदम डिफरेंट है। इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इन्होंने साफ क्या बोल रखा है, सबको करना पड़ेगा और पैन बनाना पड़ेगा। अब पैन बन गया तो भाई पार्टनरशिप एक्ट में भी रजिस्टर करवा लो ना, यहाँ क्यों। हम बिल्कुल बोलते रहते हो कि हाँ भाई पार्टनरशिप एक्ट मना करता है, ऑप्शनल है, लेकिन दूसरे एक्ट इतने सारे होते हैं, वो फॉलो करवाने के चक्कर में आप फंस ही जाओगे। तो लॉ का पूरा नॉलेज रखो, हमें ये मालूम है कि हाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो मना करता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट तो हाँ बोलता है ना, तो आपको इनके चक्कर में नहीं दूसरों के चक्कर में काम करवाना पड़ेगा। और एक बार आपका पैन बन गया तो जमाने भर की इंफॉर्मेशन अब सरकार के पास जा रही है,
क्यों नहीं बना रहे थे तुम? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे थे? फॉर्मेलिटीज के लिए, पैसे कहीं से डिस्क्लोज ना हो जाए। पैन बन गया, मेरे फॉर एग्जाम्पल पैन है और मैंने 10 अलग अलग अकाउंट में पैसे रखे हुए, सब में तो एक ही पैन जा रहा है ना। सरकार को नॉलेज है आपके 10 अकाउंट में कितने लाखों कितने करोड़ों पैसे रखे हुए, सब पता है उनको, क्योंकि पेन से सब लिंक है ना बच्चा। जितनी ज़्यादा चीज़ें लिंक होंगी उतना आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप खत्म होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो अब किसमें आते हैं? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू की ही बात करें, लेकिन अब हिंदू की डेफिनेशन में कौन कौन आ जाता है? जैनिज्म हो गया बच्चा, सिख, ईसाई अलग हो गया, ठीक है। सिख लोग भी आ जाते हैं, सिंधी, सब इसमें आ जाते हैं। मतलब HUF जो हो सकता है, इन्होंने कहा भाई सब हिंदू का ही पार्ट है। अगर थोड़े से पास में जाओगे, क्या होता? हिंदू, हिंदू से ही सब बने ना। हिंदू ने सीधे सीधे अपने धर्म लेके गए, तो इन्होंने साफ साफ बोले भैया हिंदू में हम सबको कवर कर रहे हैं। मतलब किसी को भी अगर अपना बिजनेस बनाना है तो हर कोई बना सकता है, लेकिन अब ये हिंदू की बात करें, इसका एक अलग से अपना खुद का एक एक्ट है जो बस इंडिया में एप्लीकेबल है। हिंदू और कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, ठीक है। तो वो सारे हिंदूज सब कर सकते हैं जो हिंदू के एक छोटे से पार्ट में भी कवर होते हैं। देखती हूँ कहाँ पे लिखा है, आएगा, चलो पढ़ते पढ़ते दिख जाएगा, ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलता है। चलो, मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज द, ठीक है, डिस्टिंक्शन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन पिकुलर टू दी इंडिया, ठीक। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन बाय लॉ। लॉ होता है इसका खुद का, नॉट सेपरेट। क्या लिखा है? क्या कोई लीगल आइडेंटिटी इनकी होती है क्या? नहीं, ये तो कंपनी की होती है और LLP की होती है, ठीक है। साफ साफ बोल दिया, इनका एक एक्ट होता है, एक्ट का नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। और क्या बोल दिया, एक है एक और एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। लॉ गवर्न HUF इज नॉट कोडिफाई और रीड अलोंग। इन्होंने क्या बोल दिया कि ऐसा कोई कोडिफाई नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो एक HUF भी है और इनकम टैक्स एक्ट भी है, दोनों के पास इनका रजिस्ट्रेशन होता है, टैक्स में भी पे करेंगे जैसे पार्टनरशिप कर रहा था, और वैसे ही बच्चा इनका खुद का भी एक एक्ट होता है, ठीक है। इसमें तो रजिस्ट्रेशन करवा ही लो। ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल अंडर दी हिंदू लॉ। इंस्टेड ऑफ, इन्होंने कहा भैया पार्टनरशिप एक्ट ये कवर नहीं करता है, ये हिंदू हिंदू लॉ वाला करेगा। मेंबरशिप इज द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय दी बर्थ। आप यहाँ पर कैसे मेंबर बन जाते हो? बाय बर्थ। अगर आप बॉर्न हो गए हो तो आप यहाँ हो जाओगे। अब एक लड़का बॉर्न हुआ तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो इस फैमिली का पार्टी रहेगा। अगर एक लड़की बॉर्न हुई है तो वो भी मेंबर है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। शादी जैसे ही हुई वो कट हो गई, लेकिन अमेंडमेंट आया, उन्होंने कहा शादी हो चाहे शादी ना हो, वो भी अब इस फैमिली बिजनेस का पार्ट बनी रहेगी। पहले पुराना लॉ था, शादी होने के बाद उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती थी, लेकिन अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट ने क्या बोल दिया, शादी के बाद भी बिजनेस करिए ना बेटा, है ना, तो वो इस HUF की मेंबर बनी रहेगी, ठीक है। मेल पर्सन हु इज ऑलरेडी अ मेंबर, तो देखो इन्होंने पहले मेल बताया, टू और मोर फैमिलीज, आगे चल के वो अमेंडमेंट में बता देंगे। टू फैमिलीज अग्री टू लिव टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, तो यस इसे जॉइंट स्टॉक बोल सकते हैं। चलो, दिस इज 2 स्कूल, पढ़ा था ये 2 स्कूल स्कूल में, हाँ याद है, दया भागा और मिताशका एंड दया भागा, 2 स्कूल, मतलब कि 2 प्रोसीजर है, 2 रूल्स है फॉलो करने वाले, ठीक है। इसमें हिंदू लॉ बोला, एक बोला इन्होंने भैया एक दया भागा होता है जो बस कहा है इन 2 स्टेट्स में, बंगाल और असम की बात हुई। दी अदर जो मिताशका है ये क्या बोल रहा है, रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब हमारे इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, दया भागा के जो रूल्स रेगुलेशन है वो कहाँ फॉलो होते हैं, बस 2, असम और बंगाल में, और बाकी जगह पे सारी जगह पे क्या फॉलो होता है, मिताक्षरा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा, मिताक्षरा क्या बोलता है, आ जाओ इसके रूल्स क्या है। देयर इज अ सन राइट बाय दी बर्थ, क्या बोल दिया, लड़के का पूरा राइट है प्रॉपर्टी में। इट मीन्स व्हेन अ सन इज बोर्न इन अ फैमिली ही एक्वायर्ड द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड बाय फैमिली। लेकिन देखो तुम खुद नोटिस करो, बंगाल में लड़कियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा। तुम नोटिस करो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन होता है, वहां लड़के थोड़े कम रहते हैं और लड़कियों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। दया भागा ने साफ बोल दिया भैया हम इस रूल को नहीं मानते। मिताक्षरा क्या कर रहा है, लड़कों को इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, रेस्ट ऑफ द कंट्री किसको इंपॉर्टेंस दे रही है, लड़कों को। दया भागा ने साफ बोल दिया भैया हम नहीं देते, हम तो भैया इक्वालिटी में आते हैं, हम डॉटर्स को भी लड़कियों को भी उतना ही देंगे जितना ये लोग सिंगल सन को दे रहे। तो मिताक्षरा ऑल ऑफ द इंडिया, मतलब MP में भी क्या लग रहा है, मिताक्षरा जो किसकी बात कर रहा है, सन की बात कर रहा है, लेकिन हाँ चेंजेस आ गए, ठीक है। चलिए, द बिजनेस ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिलीज कंट्रोल मैनेज बाय द वन पर्सन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता कौन होता है, घर का सबसे बड़ा एल्डर, जो सबसे बड़ा है वो होता है। अगर उसकी डेथ हो गई, दादाजी सबसे बड़े हैं वो कर्ता बने, दादाजी की डेथ हो गई तो
पापा, और अगर ताऊ है, चाचा है, तो 3 भाई हैं, तो जो सबसे बड़ा होगा वो होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होता है। ठीक है, चलो। तो कर्ता वो सबसे बड़ा होता है जो पूरे के पूरे एचयूएफ बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर। ठीक है, द कर्ता और द मैनेजर वर्क इन द कंसल्टेशन विद द अदर मेंबर फैमिली। ठीक है, बट द अल्टीमेट फाइनल किसकी चलेगी? कर्ता की। फॉर एग्जाम्पल इस पूरी एचयूएफ का मैं करता हूँ, ठीक है, मैं आपके सजेशंस दूंगी, आपसे डिस्कशन करूंगी, लेकिन चलेगी किसकी? मेरी ही चलेगी। ठीक है, तो यस, अगर मेरी ही चलेगी तो कल को लाइबिलिटी आएगी तो किसके सर पे आएगी? कर्ता के सर पे, क्योंकि मैं चला अपनी रही हूँ ना। तो जब मैं अपनी चलाऊंगी तो यस, लाइबिलिटी भी मेरे ही सर पर आएगी। लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, वाइल बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, चलिए तो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। गवर्न बाय द हिंदू लॉ, 2 लॉ इन्होंने यहाँ पे बताए जो भी आपने समझ लिया, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा क्या बोलता है? हम तो भैया दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मेल फीमेल मेंबर बन जाएंगे। मिताक्षरा क्या बोलता है? ये बोलता है द स्कूल ऑफ द मिताक्षरा इज अलाउ ओनली मेल। ठीक है, कर्ता बोला जाता है मेन को, बाकी सबको मेंबर्स को क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट पूरा मिलकर देखते हैं। ठीक है, तो 1 पर्सन एक करता होता है, बाकी जिसे हम मैनेजर बोलते हैं, बाकी सब उसके सपोर्टर्स होते हैं, को पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? मेंबरशिप कैसे जाती है? बाय बर्थ। लाइबिलिटी किसके सर पे होती है? कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड। फिर क्या लिखा है? परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है फैमिली, तो यस आगे बिजनेस चलेगा। क्या लिखा है? इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ दी कर्ता। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है? पूरे सर पे उसी की उधारी, उसी का क्रेडिट। जब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट पूरी की पूरी उधारी लाइबिलिटी किसके सर पे आती है? कर्ता के ही सर पर आएगी। नेक्स्ट क्या है? छोटा बच्चा भी बाय बॉन्ड ही बन गया पार्टनर। नेक्स्ट, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व कब होगा? जब सारे मेंबर्स मिलके बोल रहे अब हमें नहीं करना, बहुत झगड़ा हो रहा है, या फिर एनी ऑफ द सिंगल मेंबर हैज नो राइट। सिंगल के पास है क्या? अकेले कह रहे नहीं बंद करो, वो कहेंगे तू जा, है ना, हम क्यों बंद करें तेरे चक्कर में। ठीक है, सब मिलकर अगर डिसाइड करते तो बंद होता है, अदरवाइज बंद नहीं होता। ठीक, चलो। एचओ बनाने का फायदा क्या है? जनरल जनरल बातें फटाफट, इजी है। देखो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा कंप्लाइंसेस है, खर्चे हैं किसमें? कंपनी। ठीक है, देन क्या लिखा है? मैनेजमेंट कंट्रोल करता के पास रहता है भाई, सिक्रेसी मेंटेन होगी। ठीक है, अभी एक पिक्चर देखी थी हमने, रॉकी एंड रानी, उसके फैमिली का बिजनेस था ना, देखा था ना, सीक्रेसी सीक्रेट रहता है ना सबका, क्या क्या मेंटेन रहेगा, तो लड्डू बनाने का सीक्रेट देखा कि नहीं देखा तुम लोग? ठीक है, रहने तो लिमिटेड लिखा था उसमें, लिमिटेड लिखा था तो है वो। अब ये देख के एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, सबने देखी नहीं, क्या ही बोलूं, चलो। सीक्रेसी मेंटेन रहती है कंपनी में, सीक्रेसी कभी मेंटेन होगी क्या? सबसे ज्यादा सीक्रेसी इन्हीं सब में मेंटेन होगी जहां कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट बोले तो तुरंत, जल्दी। दादाजी ने किसी की सुननी नहीं, डायरेक्ट बोल देना मैंने ये करना है, बाकी सबको, है ना, फॉलो करना तो पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्या था? इकोनॉमी। क्या लिखा है? For the success of any business, economy is the must. It is well balanced, maintained in the HF. The कर्ता of the family spend money with the great cautious and the economy. Economy से यहाँ पे मतलब इंडिया की इकोनॉमी से नहीं है, इकोनॉमी से मतलब सस्ता चीप से है। ठीक है, इकोनॉमी क्लास सुनते थोड़ा सस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है, हाँ। नेक्स्ट, कर्ता के ही भरोसे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? लॉयल्टी और कॉपरेशन से ही एक्सपेंड होता है बच्चा। फाइनली क्या लिखा है? मर्जी है, कर्ता इज फ्री एट द फ्रीडम ऑफ सेलेक्ट एनी बिजनेस ऑफ हिज चॉइस, ही इज नॉट डिपेंड ऑन दी अदर। चलनी कर्ता की है, कर्ता फ्री है, उसको जो बिजनेस करना है करो, जैसे एक्सपेंड करना है करो। अब चलो फायदे हैं तो भैया नुकसान भी होंगे। पहला, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। कंपनी में जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी जनता से मांग लिया, बैंक से मांग लिया, इधर से मांग लिया, उधर, ये तो क्या है, एक ही बिजनेस, इसी बिजनेस से पैसा आना है, तो रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, सारे लोग इसी में काम करें, अगर अलग अलग काम करते तो पैसे की जरूरत है तो कहीं और से भी पैसा आ जाता, यहाँ एक ही सोर्स है पैसा आने का। नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता की होती है। फिर क्या लिखा है? कर्ता डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, वो चलाता अपनी ही है। नेक्स्ट, मैनेजर स्किल्स लिमिटेड है, बाहर का बंदा आता है तो कुछ सीख कर आता है, यही सब लोग अकेले अकेले तो कितना ही उन्होंने सीखा होगा, तो बस ये कहना चाह रहे मैनेजमेंट जो स्किल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी लिमिटेड रह जाती है। ठीक है,
तभी अगर वो मूवी, अगर मैं वही धनलक्ष्मी मूवी की अगर मैं बात करूँ, तो उस मूवी में क्या हो रहा था कि भाई उसकी सोच वहीं तक थी। अगर आपको वो सीन याद हो एडवर्टीजमेंट करने वाला, तो एडवर्टीजमेंट करने वाली सोच अब वो वहीं पे है, उन्हीं की चलनी है, पुराने तरीके से सोच रहे हो, आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस वही कह रही कि मैनेजमेंट आपका वैसा ही रहेगा। मिसयूज ऑफ, करता मिसयूज करता है ना, जब सही भी है तो नहीं सुन रहा है, ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन में। और मेंबरशिप भी क्या है, लिमिटेड, जब बाउंड होंगे तभी, है ना। और अब धीरे धीरे लोग का क्या हो चुका है, भैया हमें पॉपुलेशन क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। अब इतने बॉन्ड नहीं होते, तो इन्होंने कहा कि भाई अब फैमिली बढ़ाने वाले फिर कितने लोग हैं, बिजनेस आप कितना ही बढ़ा लोगे जॉइंट फैमिली में, इससे अच्छा कंपनी, कंपनी में क्या हो जाते, मेंबर्स तो कितने भी बना सकते हो, प्राइवेट पब्लिक या फिर लिस्टेड बन जा, ठीक है। पूरा फॉर्मेशन, जनरल रूल क्या होगा, पहले क्या बनेगी, एक डीड बनेगी, डीड में सारी चीजें लिखी होती है, क्रिएट एचयूएफ डीड। अब इन्होंने कहा डीड क्या होगी, फॉर्मल डॉक्यूमेंट किसमें बनेगा, स्टैम्प पेपर में। कर्ता कौन बनेगा, जो सबसे बड़ा होगा। एचयूएफ का नाम बताओ, स्टेट बताओ कहाँ पे ये काम चल रहा है, एमपी में तो एमपी, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र। नेम ऑफ द एचयूएफ और नेम ऑफ द कर्ता, स्टेट, एचयूएफ डीड ऑल्सो स्टेट द कैपिटल, डीड, ये स्टेट नहीं ये कैपिटल की बात करें, कितना पैसा लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन दो कि हाँ हम पूरी शिद्दत से ये वाला बिजनेस कर रहे हैं। देन आपका खुद का एक क्या होना चाहिए, सील होना चाहिए, रबर स्टैम्प मतलब क्या है, कि आपकी खुद की सील होनी चाहिए। नेक्स्ट, नोटराइज क्या होता है बताओ जरा। नोटराइज करवा देते हैं ना, वो कौन लगाता है, वो नोटराइज कौन करता है, नोटरी पब्लिक कौन होता है, लॉयर ही होता है ना, ठीक है। रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना कहाँ पे जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। अब समझना, कलेक्ट्रेट ऑफिस जानते हैं, ठीक है, कलेक्ट्रेट अगर आप जैसे ही जाते हो तो ऐसे साइड में जाओगे, राइट साइड जाओगे तो पूरे वकीलों की लाइन बैठी है, ठीक है। थोड़ा सा अब है ना, देखना चालू कर दो, आप लोग की बहुत डीलिंग होगी इन सब से, ठीक है। तो लॉयर्स एक साइड बैठे रहते हैं और एक होता है रजिस्ट्रार जो अंदर ऑफिस में बैठा रहता है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो मतलब आपने क्या करवा दिया, रजिस्ट्रार जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके डॉक्यूमेंट में उसके पास क्या है, एक फाइल है, ठीक है, एक रजिस्टर है जिसमें आपने दर्ज करवा लिया कि ये प्रॉपर्टी अब मेरे नाम की है, दैट वाज रजिस्ट्री करवाना, ये होता है। अब नोटराइज भी क्या होता है, सरकार के पास दर्ज करवाना कि यार ये जो स्टैम्प पेपर है वो इस पर्पज के लिए यूज हुआ है। वापस ये घर बेच रही हूँ, ये मैं घर बेच रही हूँ, ये जब मैं घर बेचूंगी तो एक अग्रीमेंट बनाऊंगी, तो एक स्टैम्प पेपर होगा, उस स्टैम्प पेपर में पूरा लिखा है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये सब बेचा है। और अभी तक जो घर मिस्टर ए का था, तो रजिस्ट्रार के पास क्या नाम लिखा था कि ये प्रॉपर्टी ए की है। अब मैं क्या चाहती हूँ, उसको चेंज करवाना, रजिस्ट्रार के पास जाके क्या लिखवाना चाहती हूँ, ए का नाम काटो और किसका रखो, बी का। तो कलेक्ट्रेट के अंदर ही एक ऑफिस होगा, उसमें जाकर मैं काम करवा लूंगी। बड़े काम की रजिस्ट्री होती है और छोटे काम का नोटराइजेशन होता है। तो नोटराइजेशन मतलब मैं अब उस ऑफिसर के पास नहीं जा रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ बच्चा, उस वकील के पास जा रही हूँ। वकील के पास उनकी खुद का एक रजिस्टर होता है, जो वो हर साल उस रजिस्टर को सरकार के पास जमा करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो वो अपना एक रजिस्टर खोलेगा, उसमें अपने नाम की एंट्री करेगा, तुम्हारा नाम पूछेगा और पूछेगा ये स्टैम्प पेपर वो किस पर्पस के लिए ले रहे हो। दिखता है अगर आपको याद हो, स्टैम्प पेपर किस पर्पस के लिए ले रहे हो, क्या है, किस चीज का अग्रीमेंट है, और उसमें स्टैम्प पेपर के बीच में एक नोटराइज कैसे सील मार देता है और अपने रजिस्टर में एक एंट्री करता है। ये रजिस्टर हर साल वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं और इस रजिस्टर को गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देते हैं। फाइनेंशियल ईयर वो मेंटेन करते हैं अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। फिर इस रजिस्टर को किसको देंगे, गवर्नमेंट। मतलब दोनों चीजें सरकार के पास गई है, लेकिन एक डायरेक्ट गई है और एक इनडायरेक्ट गई है। तो नोटराइजेशन छोटी चीजों का होता है, दोनों में हम दर्जी करवा रहे हैं सरकार के पास, डायरेक्ट ऑफिसर के पास जाके रजिस्ट्री करवा दी, या फिर हमने इनडायरेक्ट करके सरकार के पास लेकर गए, क्लैरिटी है। तो नोटराइज छोटे काम का, तो एचयूएफ है तो इन्होंने क्या बोल दिया, भैया आप क्या करवा लो, अपनी डीड को क्या करवा लो, नोटराइज, एक वकील के पास जाके उसके रजिस्टर में दर्ज करवा लो, रजिस्टर भर जाएगा 1 साल में, सबमिट कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलो रजिस्टर दी डीड, और क्या ले लो फिर, पैन ले लो, एचयूएफ का पैन ले लो, ठीक है। चलो, वन डिक्लेरेशन डीड करता शुड बी अप्लाई फॉर द परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे ही हो जाए ऑप्टेन पैन उन्होंने का मंगवा लो। फिर साथ में क्या करो, बैंक अकाउंट ओपन कर लो, बिजनेस होगा तो इसमें सारे पैसे आएंगे। जैसे ही पैन अलॉट होगा आपका अकाउंट ओपन, अब पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा सरकार को भाई कितना क्या पैसा आ रहा है, ठीक है। टैक्स के फायदे हैं, फॉलोइंग आर द मैटर्स, इन्होंने क्या बोल दिया, ये सारे फायदे। फायदा नंबर क्या लिखा है, एच एफ फॉर्म बाई दी फैमिली, 1 पर्सन कैन नॉट, अब इन्होंने सारी जनरल जनरल बातें बताई है, ठीक है। एच एफ ऑटोमेटिकली क्रिएट एट द टाइम ऑफ मैरिज, सिंगल बंदा एच एफ बना सकता है क्या, कम से कम 2 लोग तो कब एलिजिबल हो जाएगा, जैसे उसकी शादी हो जाएगी। बोलो हम रीड कर सकते हैं,
की पॉइंट्स, कैसे एचएफ बनेगा, कैसे उसकी डीड बनेगी, रिपीट, सब रिपीट 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 बातें। बस यहाँ पे टेक्स्ट को लेके कुछ बातें बोल रखी है, एक बस अच्छे से रीड करना, खत्म। बच्चा सोल प्रोप्राइटर तो मैं नहीं बढ़ाने वाली। कौन होता है सोल? सिंगल काम करता है। उन्होंने क्या फायदे हैं? कुछ करने की जरूरत ही नहीं होता है, तुरंत बन जाता है। क्या लिखा है? डिसीजन आज कुछ और लिया, कल कुछ और ले लिया, बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगे अपन। नेक्स्ट, फायदा पूरा तुम्हारा, स्मॉल स्केल में ही रहोगे, बड़े ही नहीं हो पाओगे। मैनेजमेंट बोले तो खुद ही करना है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन आप ही को पता है। पेपर वर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुकान खोली, मस्त हो गया हमारा सोल, ठीक है। सिंपल टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लोअर बिजनेस फीस, कुछ नहीं लगने वाला, कहीं भी कुछ पैसा नहीं देना होता है। थोड़े बहुत तो चलो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन बाकी सब में देखो ना, कितना रजिस्ट्रेशन, कितनी फीस, कितनी फॉर्मेलिटीज। फायदे हैं तो मैनेजमेंट स्किल्स एक बंदा कितना ही कर लेगा, खुद सोचो। एक दिन उसकी तबीयत खराब, दुकान बंद, ठीक है, दुकान बंद हो जाती है। अगर सिंगल काम करे, अब देखो फैमिली अगर जुड़ी हुई है तो चलो फैमिली संभाल रही है, लेकिन स्टिल बाहर तो है ना। पार्टनर्स में क्या होता है, एक पार्टनर की तबीयत खराब तो दूसरी की। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे बेटे की तबीयत खराब होगी तो मैं चली गई, भैया रॉके सर पढ़ा रहे, अभिषेक सर पढ़ा रहे, बाकी लोग क्लास संभाल रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के फायदे, हाँ, लेकिन नुकसान भी है, पैसों को लेकर फिर झगड़ा भी करेंगे। सोल का फायदा क्या, पूरा पैसा एक को मिलेगा। नुकसान भी है, कभी इमरजेंसी आई उसके घर में तो तबीयत खराब तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो बस यही लिखा है। चलिए, लिमिटेड रिसोर्सेस है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड एक ही के सर पे आएगी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, वही कंटिन्यूटी का जो एग्जांपल भी बताया। सेलिंग, बच्चा सब पढ़ोगे, बोलो हाँ। प्रोसीजर, अच्छा एक जनरल बात बस पढ़ लो, ये प्रोसीजर में क्या बोल रखा है। एक होता है नेशनल लेवल का, लेकिन जो सोल वाली काम होते हैं वो सब स्टेट लेवल में जाते हैं, सब कस्टमाइज होते हैं। हर स्टेट का अपना अपना कुछ होता है फॉर्मेट, उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एमपी स्टेट कुछ और बोलेगा, महाराष्ट्र स्टेट कुछ और बोलेगा, गुजरात कुछ और बोलेगा। जिसका जो स्टेट है स्पेसिफिक वो लेना। क्या लिखा है, शॉप एंड कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट एक्ट। स्टेट ने जो बोल रखा है शॉप्स को लेकर, उन्हें वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नगर निगम से जो करनी पड़ती है। लॉ रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है तो स्टेट जो बोलेगा वो। यहाँ उन्होंने स्टेट लेवल में उन्होंने कहा कुछ कुछ करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ तो जनरल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, अगर आप कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये नेशनल लेवल का लगेगा। जीएसटी क्या है, नेशनल लेवल का लगेगा। रजिस्ट्रेशन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो ये क्या बोल दिया, स्टेट का है। माइक्रो स्मॉल मीडियम ये क्या है, नेशनल। तो इन शॉर्ट, जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो डिपेंड आप काम कौन सा कर रहे हो, उस काम को लेकर देखा जाएगा कि किसी किसी केसेस में आपको नेशनल लेवल। अगर मेरी मेरी आईटेक्स मेरा अगर एक बिजनेस है, तो मेरा आईटेक्स अगर मैं सोल कर रही हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना है, तो ये नेशनल हो गया। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया आपकी तो एक शॉप चल रही है, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट चल रहा है, अगर आप ये सिंगल काम करो, सिंगल कोचिंग क्लास चला रहे हो, तो मुझे नगर निगम से कुछ खसरा नंबर एंड ऑल कुछ फॉर्मेलिटीज होती है नगर निगम की, वो मुझे लेना पड़ता है, छोटा मोटा एक लाइसेंस होता है। तो जो स्टेट में आप काम कर रहे हो उस स्टेट का लॉ अपने को समझना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। क्लैरिटी है? यहाँ पे सोल होता है ओवर। हाँ बेटा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अभी तुम लोग का जीएसटी मेरे ख्याल से सेकंड ग्रुप में है ना। होता क्या है, आपके दुकान में जितनी भी सेल होती है, हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो कराना पड़ेगा। अब वो लिमिट क्या होती है, अब आप क्या काम कर रहे हो, गुड्स का कर रहे हो, सर्विसेज का कर रहे हो, या फिर दोनों का कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईटीएस किसका कर रहा है, सर्विस का, तो हम अपनी कौन सी लिमिट देखेंगे, सर्विस की। अगर किसी की दुकान है तो किसका कर रहा है, गुड्स का, तो वो क्या देखेगा, गुड्स का। लेकिन जो दोनों का कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सब कवर होता है। अगर मेरा बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो मैं वो लिमिट देखूंगी, लेकिन मेरा बिजनेस गुड्स का भी है, सर्विस का, तो मैं दोनों मिलाकर देखूंगी। तो जीएसटी पूरा एक अलग से लॉ आप पढ़ोगे सेकंड ग्रुप में, जिसमें साफ बता के रखा है ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये लिमिट। अगर ये लिमिट आपने क्रॉस करी तो रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक जगह होगा, सब ऑनलाइन काम होता है। तो ये सेकंड ग्रुप में बहुत डिटेल में है। और जीएसटी एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बहुत स्कोरिंग है, मजा आएगा, क्योंकि बच्चे सब धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। लिमिट क्रॉस नहीं करी ना मतलब, या फिर टैक्स इवेजन होता है एक, तो लिमिट नहीं क्रॉस करी ना बच्चा। क्या है लिमिट, कितनी है, हक, लाखों है। गुड, ये है, वही तो कह रही हूँ, लाखों में, 40 लाख लिमिट है। लिमिट क्रॉस करोगे तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तुम्हारी लिमिट नहीं क्रॉस हो रही, क्यों टेंशन ले रहे हो, टैक्स एवेशन नहीं हो रहा है फिर मतलब, ठीक है, मत लोड लो। एक होता है टैक्स इवेशन और एक होता है टैक्स प्लानिंग, समझना। इवेशन मतलब होता है चोरी, समझना।
टैक्स प्लानिंग मतलब टैक्स का पूरा नॉलेज है, नॉलेज कर कर प्लान कर कर टैक्स बचा लिया। टैक्स इवेशन नॉलेज नहीं है, नहीं करना, तो ये कहलाती है चोरी। तो सीएस वाले बच्चों टेंशन मत लो, तुम लोग टैक्स प्लानिंग करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें टैक्स का नॉलेज हम देंगे ना। तो हम अपने बिजनेस पापा का जो भी है ना, उसमें प्लानिंग लगाने वाले, चोरी नहीं करने वाले, ठीक है? पहले लोग समझ तो लो, समझने की बात करो। बिना समझे जो कोई कर रहा है ना, तो इवेजन में आ जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, ठीक है? लेकिन हाँ, सेकंड ग्रुप में है, पहले पुराने सिलेबस में फर्स्ट ग्रुप में ये दे रखा था, ठीक है? लेकिन नहीं, न्यू सिलेबस में उन्होंने कह दिया भैया बाद में पढ़ो, ठीक है? पढ़ोगे। चलो यहाँ पे सभा समाप्त करते।